Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Muhammad Asif, and I am working as a lecturer at Institute of Paramedical Sciences, Hyder Medical University. Today we are going to discuss another important topic of red blood vessel disorders, and the topic is glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency anemia. But before discussing G6PD deficiency, we have to look at the H-impatient pathway, where glucose-6-phosphate dehydrogenase enzyme play an important role in converting glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconolactone. This is glucose. This glucose is converted into glucose-6-phosphate. Glucose-6-phosphate then enter into glycolytic pathway, and the end product is production of lactate. While this glucose-6-phosphate then enter into another important pathway, and that pathway is known as H-impatient pathway. ग्लूकोज-6-फॉस्फेट पे जब ग्लूकोज-6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट कर लेता है तो इसको कन्वर्ट कर लेता है 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में। ग्लूकोज-6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस ग्लूकोज-6-फॉस्फेट से 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। 2 हाइड्रोजन रिमूवल से ये प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है और 2 हाइड्रोजन इससे रिमूव हो जाते हैं। ये 2 हाइड्रोजन NADP एक्सेप्ट कर लेते हैं और NADPH बन जाता है। तो दिस NADPH इज बेसिकली reduced to NADPH. This product is a reducing substance. ये NADPH फिर ये है ग्लूटाथायोन GSH, ये है रिड्यूस्ड फॉर्म है ग्लूटाथायोन का, और ये है ऑक्सीडाइज फॉर्म है ग्लूटाथायोन का। ये NADPH फिर इस ग्लूटाथायोन को रिड्यूस फॉर्म में ले आता है, मीन्स कि NADPH इसको हाइड्रोजन दे देते हैं ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम्स के थ्रू और ये रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस ग्लूटाथायोन इज very important in order to detoxify this hydrogen peroxide which is normally produced in our body. तो ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एंजाइम इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, जो कि टॉक्सिक है और हमारी बॉडी में नॉर्मली ये प्रोड्यूस भी होता है, इसको फिर डिटॉक्सिफाई करता है और कन्वर्ट करता है H2O में। तो इसलिए हमारी बॉडी को और हमारे सेल्स को प्रॉपरली रिड्यूस ग्लूटाथायोन की ज़रूरत पड़ती है हमारे सेल्स को, ताकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्सिफाई किया जा सके। और ये ग्लूटाथायोन रिड्यूस फॉर्म में रहता है तब जब हमारे पास NADPH होगा। NADPH कब प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज-6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू। लेकिन अगर इस ग्लूकोज-6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डिफिशिएंसी होगी तो इसको फिर हम कहते हैं ग्लूकोज-6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज डिफिशिएंसी एनीमिया या G6PD डिफिशिएंसी एनीमिया। ग्लूकोज-6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज डिफिशिएंसी एनीमिया या G6PD डिफिशिएंसी एनीमिया जैसे हेमोग्लोबिन के डिसऑर्डर्स होते हैं या मेम्ब्रेन के डिसऑर्डर होते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये हेमोग्लोबिनोपैथीज़ हैं या मेम्ब्रेनोपैथीज़ हैं। चूँकि G6PD एक एंजाइम है और इसकी डिफिशिएंसी या इसकी एबनॉर्मेलिटी अगर हो तो इसको हम कहते हैं एंजाइमोपैथी। सो ग्लूकोज-6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज डिफिशिएंसी एनीमिया एक एंजाइमोपैथी है, और एंजाइमोपैथी में ये मोस्ट कॉमन एरिथ्रोसाइट एंजाइम डिफिशिएंसी है या डिसऑर्डर है। G6PD का जो जीन है वो 6 क्रोमोसोम पे या X क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, यानी X क्रोमोसोम और इसकी पोजीशन XQ28, और ये फैक्टर 8 के बिल्कुल करीब करीब होता है इसका जो जीन है।
G6PD एज डिपेंडेंट है। एज डिपेंडेंट यानी इसकी डिफिशियंसी आल दो कि चिल्ड्रन में भी होती हैं, एडल्ट्स में भी होती हैं, लेकिन एडल्ट्स में ये डिफिशियंसी और भी ज़्यादा होती हैं क्योंकि फिर जो एंजाइम्स हैं उनकी जो एक्टिविटी है वो जल्दी डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं, और एडल्ट्स में इनकी डिफिशियंसी सिवियर होती है एज़ कम्पेयर टू न्यूनेट्स या छोटे बच्चों में या चिल्ड्रंस में। G6PD deficiency anemia was first recognized during Korean World War, जब सोल्जर्स को हेमोलिटिक अनीमिया हुआ, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर मलेरियल आउटब्रेक हुआ और उन्होंने मलेरिया के ड्रग्स दिए, एंटी मलेरिया ड्रग्स दिए, जिनकी वजह से यूरिन में उनके ब्लड आना शुरू हो गया। तो वहाँ से जो साइंटिस्ट थे उनको शक पड़ा कि देयर इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग विथ सम सोल्जर्स एंड दे प्रोड्यूस हेमोग्लोबिनूरिया एंड दे पास हेमोग्लोबिन इन यूरिन। तो उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन सोल्जर्स को जिनको G6PD डिफिशियंसी एनीमिया था उनमें हेमोलिसिस स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन यूरिन में आना शुरू हो गया और उनको हेमोग्लोबिनूरिया हुआ। तो वहाँ से फर्स्ट वहाँ पर G6PD का पता चला। नॉर्मल सेल्स यूज 0.1% ऑफ देयर G6PD। फीमेल जो कि हेट्रोजाइगस होते हैं G6PD डिफिशियंसी, चूँकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल में 1 एक्स क्रोमोसोम होता है जबकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर वो हेट्रोजाइगस होंगे तो उसमें 2 किस्म के पॉपुलेशंस होंगे सेल्स के, एक नॉर्मल और दूसरा G6PD डिफिशिएंट। फीमेल में आल दो कि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन 1 एक्स क्रोमोसोम वो इनएक्टिव होता है जबकि 1 एक्स क्रोमोसोम एक्टिव होता है। इसलिए बाद सेल्स में 1 एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होगा, दूसरे सेल्स में दूसरा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होगा, और इसको कहते हैं लॉ ऑफ लोइनाइजेशन। इसको कहते हैं कि अगर 1 एक्स क्रोमोसोम एक्टिव है जबकि दूसरा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो। तो इसलिए अगर हेट्रोजाइगस फीमेल है यानी 1 एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मल है, तो उसमें 2 किस्म के पॉपुलेशन ऑफ सेल्स होंगे, एक नॉर्मल जिसमें G6PD नॉर्मल होंगे और एक वो सेल्स जिसमें G6PD डिफिशिएंट होंगे वो सेल्स। लेकिन मोस्टली फीमेल्स में वो एक्स क्रोमोसोम जिसमें जीन डिफिशिएंट होगा इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में, वो सेल्स इनएक्टिव होते हैं, वो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है, जबकि जो एक्टिव वाला है जो कि नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम होता है वो G6PD नॉर्मली प्रोड्यूस करता है। इसलिए फीमेल्स में जो कि हेट्रोजाइगस होते हैं मोस्टली उनमें हेमोलिसिस नहीं होती। कंपाउंड एसोसिएटेड विद G6PD डिफिशियंसी यानी वो कंपाउंड्स जो कि या वो सब्सटेंसेस यानी ड्रग्स, फेविज्म और इन्फेक्शन जो कि G6PD से लिंक्स हैं। मतलब वो ड्रग्स जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, फेविज्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, इन्फेक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर ये सब्सटेंसेस यानी ड्रग्स या फेविज्म या इन्फेक्शन, अगर ये सब्सटेंसेस उन पेशेंट को जो कि G6PD डिफिशिएंट होते हैं अगर उनको दी जाए तो उनमें हेमोलिसिस ज़्यादा हो जाती हैं इनकी वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इन इंडिविजुअल्स में। ऑक्सीडेंट ड्रग्स यानी वो ड्रग जो कि ऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से फिर हम उसको कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ यानी नेसेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल आयंस, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड से फिर ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो इनको हम कहते हैं ऑक्सीडेंट ड्रग्स। तो अगर ऑक्सीडेंट ड्रग्स जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ प्रोड्यूस करते हैं अगर वो दी जाए और G6PD डिफिशिएंट पेशेंट हो तो उनमें हेमोलिसिस बढ़ जाती हैं। तो वो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? ड्रग्स एंटीबायोटिक हैं, एंटी मलेरियल हैं या एंटीपायरेटिक ड्रग्स हैं। फॉर एग्जांपल सल्फामिथाजोल या क्लोरामफेनिकोल, ये ऑक्सीडेंट ड्रग्स हैं और ये ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह
एंटी मलेरिया ड्रग्स जैसे प्रेमाक्वीन, लेकिन क्वाइनिन ये बिल्कुल सेफ ड्रग्स हैं। इसी तरह एंटीपायरेटिक ड्रग्स जैसे ये ड्रग्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेंट ड्रग्स हम इसको कहते हैं। और दीज ड्रग्स बेसिकली प्रोड्यूस हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच कैन लीड टू इंक्रीज हेमोलिसिस इन G6PD पेशेंट्स। इसी तरह फेविज्म एक फिनोमेना है जो कि निकला है फवाबीन से। फवाबीन एक ख़ास किस्म के बीन है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और इनका एक प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं आइसोयूरामाइल। ये आइसोयूरामाइल जो कि फवाबीन में मौजूद होते हैं या डिविसिन भी है, तो ये चूँकि फवाबीन में मौजूद होते हैं और ये सब्सटेंसेस ऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं हाईएस्ट कंसंट्रेशन में, और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड देन कन्वर्ट इनटू reactive oxygen species means nascent oxygen and hydroxyl radicals। तो ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये फिर हेमोग्लोबिन को डीनेचर कर देते हैं। जब हेमोग्लोबिन डीनेचर होगा तो रेड ब्लड सेल्स की फिर हेमोलिसिस हो जाती है। इसी तरह इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर हेमोलिसिस इन G6PD डिफिशिएंसी अनीमिया। इन्फेक्शन मीन्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, या चूँकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स इन मैक्रोफेजेस विच कैन डिफ्यूज इनटू रेड ब्लड सेल्स एंड काज ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो चूँकि इनमें भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होते हैं इन्फेक्शन में, और रेड ब्लड सेल्स चूँकि सर्कुलेशन में मूव कर रहे होते हैं, तो ये हर जगह पर मूव करते हैं सर्कुलेशन में। तो अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन है और रेड ब्लड सेल्स वहाँ से मूव कर रहे हों, तो वो जो फ्री रेडिकल्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू इन्फेक्शन ड्यूरिंग फेगोसाइटोसिस, तो वो फिर रेड ब्लड सेल्स में एंटर होके हेमोग्लोबिन को डीनेचर कर देते हैं। ये वो फिनोमेना है जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स होते हैं इनको बेसिकली किल किया जाता है। जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन बना, ये नेसेंट ऑक्सीजन है बेसिकली। दिस नेसेंट ऑक्सीजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड फिर इससे दो चीज़ें बन जाती हैं, एक हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स। हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स भी ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। अगर इसके साथ फेरिक जो फेरस है वो कन्वर्ट होके फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है इस प्रोसेस में, और हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स और ये नेसेंट ऑक्सीजन ये भी बैक्टीरिया को किल करते हैं, जो कि हमारे बॉडी का एक नॉर्मल फिनोमेना है। इसको रेस्पिरेटरी बर्स्ट कहते हैं। इसी तरतीब से हाइपोक्लोराइड जो है ये भी बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो चूँकि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में ये फ्री रेडिकल्स यानी नेसेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल आयंस ये ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए जब ये रेड ब्लड सेल्स में एंटर होते हैं तो रेड ब्लड सेल्स को फिर उसके हेमोग्लोबिन को डीनेचर कर देते हैं। हेमोग्लोबिन डीनेचर होगा तो हेमोलिसिस ज़्यादा होती है। याद रखें G6PD इज़ बेसिकली एन इंट्रावस्कुलर हेमोलिटिक अनीमिया। अब होता क्या है कि ये जो ड्रग्स जो कि हमने पढ़े, जैसे एंटी मलेरियल हो गए, एंटीपायरेटिक ड्रग्स हो गए, और इसी तरह एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, या इन्फेक्शन है या फेविज्म है, इसमें चूँकि हाईएस्ट कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट होता है फिर H2O में, लेकिन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर ये H2O में कन्वर्ट ना हो, डिटॉक्सिफाई ना हो, तो इससे बन जाते हैं फ्री रेडिकल, जैसे हमने कहा कि नेसेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल आयंस, जो कि एक नॉर्मल फिनोमेना है कि बैक्टीरिया को किल करते हैं या इन्फेक्शन में प्रोड्यूस होते हैं या फेविबीन में। तो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारे बॉडी में रिड्यूस ग्लूटाथायोन मौजूद होता है। ये रिड्यूस ग्लूटाथायोन इसको कन्वर्ट करता है इसमें वाटर में। ये रिड्यूस ग्लूटाथायोन जब इसको कन्वर्ट करता है वाटर में, तो इससे प्रोड्यूस हो जाते हैं ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन। ये ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन वापस रिड्यूस में कन्वर्ट होगा, तब कन्वर्ट होगा जब हमारे पास NADPH मौजूद होगा, और NADPH ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशिएंसी जो एंजाइम है इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर हम अब ये करें कि अगर हमारे पास
ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ना हो तो ग्लूकोज 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट नहीं होगा। जब ये कन्वर्ट नहीं होगा तो उससे 2 हाइड्रोजन रिमूव नहीं होंगे। जब 2 हाइड्रोजन रिमूव नहीं होंगे तो NADPH रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। जब NADPH नहीं होगा तो ग्लूटाथायोन जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में है ये रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। जब हमारे पास ग्लूटाथायोन रिड्यूस फॉर्म में नहीं होगा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये H2O में कन्वर्ट नहीं होगा और इसकी कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज होगी या रेड ब्लड सेल्स में इंक्रीज होगी या सेल्स में इंक्रीज होगी। जब ये सेल्स में इंक्रीज होगी तो इससे नेसेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स वापर मकदार में प्रोड्यूस होंगे। जब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हाईएस्ट कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस होंगे तो ये रेड ब्लड सेल्स को इंजर करते हैं और फिर इनकी हेमोलिसिस करते हैं। कैसे हेमोलिसिस करते हैं कि हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है मेट हेमोग्लोबिन में। दिस मेट हेमोग्लोबिन इज़ बेसिकली डीनेचर्ड हेमोग्लोबिन और जब भी हेमोग्लोबिन डीनेचर होगा तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है रेड ब्लड सेल्स में। प्रेसिपिटेटेड हेमोग्लोबिन को हम फिर कहते हैं हेंस बॉडीज़। ये बॉडीज़ होती हैं प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। प्रेसिपिटेशन की वजह से ये रेड ब्लड सेल्स में पार्टिकल्स के फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसलिए ये हेंस बॉडी अटैच टू एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन काज इंक्रीज सेल रिजिडिटी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। ये हेंस बॉडी जब प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तो ये रेड ब्लड सेल्स को रिजिड कर देते हैं। इसलिए जब रेड ब्लड सेल्स नॉर्मली हम कहते हैं कि ये फोल्डिंग इसमें होती हैं, ये फोल्ड होते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स जब फोल्ड होंगे तो सर्कुलेशन में एंटर होंगे। तो चूंकि रेड ब्लड सेल्स फोल्ड नहीं होते, रिजिड हो जाते हैं, इसलिए ये माइक्रो सर्कुलेशन में ट्रैप हो जाते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स माइक्रो सर्कुलेशन में ट्रैप हो जाते हैं तो मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट इन ट्रैप रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की हेमोलिसिस हो जाती हैं। Hence bodies are removed by splenic macrophage producing bite cells and blister cells. Membrane loss leads to formation of spirochetes. These cells ultimately hemolyze in spleen. Hemolysis is self-limited. Okay. तो जब ये ट्रैप आरबीसी जो कि मौजूद होते हैं स्प्लीन में मैक्रोफेजेस होते हैं और मैक्रोफेजेस इन रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। हेमोलिसिस सेल्फ लिमिटेड का मतलब ये है कि अगर ये ड्रग्स जो कि एंटीबायोटिक है या एंटी मलेरियल है, अगर ये रिमूव कर दिए जाए तो हेमोलिसिस तो जो रेड ब्लड सेल्स है वो कुछ तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन रेड ब्लड सेल्स दोबारा वो सेल्स जिनमें GCSP-ALDO2 की डिफिशिएंट होती हैं, जब एंटी मलेरियल ड्रग्स का लाइफ स्पेन ख़त्म हो जाएगा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कम होना शुरू हो जाएंगे। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड कम होंगे तो हेमोग्लोबिन मेट हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट नहीं होगा। जब हेमोग्लोबिन मेट हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो रेड ब्लड सेल्स की हेमोलिसिस नहीं होगी। एक ये है। दूसरा, हेमोलिसिस सेल्फ लिमिटेड का मतलब ये भी है कि चूँकि हेमोलिसिस हो रही है तो नए रेड ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और नए रेड ब्लड सेल्स में जो GCSPD की डिफिशियंसी आल्दो होती है, लेकिन वो एंजाइम्स जो कि इमेच्योर सेल्स में GCSPD की क्वांटिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत ओल्डर सेल्स में। नाउ वेरिएंट्स ऑफ GCSPD। तो GCSPD के मुख्तलिफ आइसो एंजाइम्स हैं, यानी इसके फॉर्म हैं, वेरिएंट्स हैं इसके। तो मोर देन 400 वेरिएंट्स ऑफ GCSPD हैव बीन आइडेंटिफाइड और ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं उनकी एक्टिविटी में या स्टेबिलिटी में, यानी कुछ और इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी में। यानी कुछ GCSPD एंजाइम जो होते हैं वो बड़े स्टेबल होते हैं बनिस्बत उनके। तो चूँकि कुछ स्टेबल्स होते हैं और कुछ की एक्टिविटी, मतलब एक की एक्टिविटी बहुत स्पीडअप होती है जबकि दूसरे की एक्टिविटी बहुत जल्दी GCSPD यूटिलाइज हो जाते हैं। इसीलिए म्यूटेंट एंजाइम हैव क्लासिफाइड इनटू 5 क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ सिविरिटी।
तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जीनोटाइप ऑफ G6PD हैं, मतलब G6PD B+, G6PD A1 A+, A-, G6PD मेडिटेरियन एंड G6PD कैंटन। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जीनोटाइप्स हैं। अब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये है G6PD मेडिटेरियन, ये है G6PD A1, ये है G6PD जो कि एक नॉर्मल एंजाइम है। मींस अगर हम इसको देखें जो कि नॉर्मल G6PD है, इसकी एक्टिविटी अगर हम देखें तो ये ग्राफ जा रहे हैं ऐसे, यानी एज ऑफ एरिथ्रोसाइट अगर 120 डेज हम लें तो नॉर्मल जो G6PD होगा वो 120 डेज तक ये जा रहा है। अगर हम इसको देखें G6PD A-, इस एंजाइम की एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रही है और ये तकरीबन 56 डेज़ या 60 डेज़ तक इसकी एक्टिविटी रहती है। इसके बाद इसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो इसकी एक्टिविटी या हम कहते हैं कि फंक्शन जो है, ये एंजाइम फंक्शन लॉस करता है लेकिन आफ्टर 50 डेज़। लेकिन अगर मेडिटेरियन को हम देखें तो मेडिटेरियन की जो एक्टिविटी है वो तकरीबन आफ्टर 30 डेज़ इसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो अगर एक पेशेंट इसका पेशेंट है G6PD मेडिटेरियन का पेशेंट है और उसको एंटी मलेरिया ड्रग्स दी जाए तो चूँकि इसकी एक्टिविटी एक तो जल्दी ख़त्म हो जाता है और एक्टिव भी प्रॉपर नहीं है, फंक्शनल भी इसके बहुत ही कम है। तो इसलिए इन पेशेंट्स में जो G6PD की सिविरिटी होगी वो ज़्यादा होगी बनिस्बत इसके, और इसकी सिविरिटी ज़्यादा है बनिस्बत नॉर्मल की। तो नॉर्मल सर्वाइव कर जाते हैं और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्सिफाई करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं वाटर में। ये कुछ सिविरिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन है G6PD की। WHO क्लासिफिकेशन ऑफ G6PD डिफिशिएंसी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। ठीक है ना। ये एंजाइम एक्टिविटी है, सिविरिटी अगर 10% से कम हो, ठीक है। इसी तरह मॉडरेट है G6PD A-, जबकि सीवियर है ये। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सिविरिटी पे है। Clinical findings of G6PD patients, तो mostly G6PD patients have no clinical symptoms unless and until जब उनको ऑक्सीडेंट ड्रग्स ना दी जाए या फेविज्म जो फिनामिना है वो ना हो या उनको एंटी मलेरिया ड्रग्स ना दी जाए तो अनलेस एंड अनटिल वो सिम्टमलेस होते हैं। लेकिन अगर उनको ये ड्रग्स प्रोवाइड की जाए तो इसमें हेमोलिसिस ज़्यादा हो जाती है। हेमोलिसिस इज वेरिएबल डिपेंडेंट ऑन द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेंट स्ट्रेस एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट। मेल में G6PD जैसे हमने कहा कि मेल में चूँकि ये एक एक्स क्रोमोसोम होता है तो अगर वो डिफिशिएंट है तो मेल में इसकी सिविरिटी ज़्यादा होगी बनिस्बत फीमेल्स की, और डिपेंड करते हैं एक्सीडेंट स्ट्रेस पे, मतलब ड्रग्स पे डिपेंड करता है, इसी तरह इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है, इसी तरह फेविज्म पे डिपेंड करता है। सिम्टम्स आर सेम एज एक्यूट इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस। फेविज्म is disorder in which some individual with G6PD deficiency develop hemolytic episode after ingestion of fivabine. Isouromyl and difficin basically are the product which are present in fivabine. Lab findings: G6PD deficiency is detected in hemizygous male or homozygous individual, but it is difficult to detect in हेट्रोजाइगस फीमेल। हेट्रोजाइगस फीमेल में इसीलिए क्योंकि हमने कहा कि लॉ ऑफ लोइनाइजेशन की वजह से कि एक एक्स क्रोमोसोम डिफिशिएंट है, इनएक्टिव है, जबकि दूसरा एक्टिव है। तो मोस्टली हमने कहा कि जो फीमेल्स हैं उनमें जो डिफिशिएंट एक्स क्रोमोसोम होता है वो इनएक्टिव होता है, तो इसलिए उनमें इसकी डिटेक्शन डिफ़िकल्ट होती है बनिस्बत मेल की। During hemolytic attack, polychromasia present. Polychromasia are reticulocyte, spirocytes, erythrocyte fragments and bile cells may be seen on the blood smear. तो इन पेशेंट में जब इनमें हेमोलिटिक एपिसोड होता है तो इनका हेमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है। TLC इन पेशेंट्स की नॉर्मल या इंक्रीज हो जाती हैं। अगर इन्फेक्शन है तो TLC काउंट इन पेशेंट्स का ज़्यादा होगा। पेशेंट्स डिपेंड करता है कि एंडाइसिस इनके कैसे हैं, यानी MCV, MCH और MCC। अगर रेटिकुलोसाइटोसिस ज़्यादा है तो MCV इन पेशेंट्स की ज़्यादा होती हैं, अदरवाइज G6PD इज़ नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक अनीमिया।
पेरिफेरल स्मीयर में हमें कुछ सेल्स नज़र आएंगे, जैसे ये सेल जो कि एरो में नज़र आ रहे हैं, ये वाला सेल्स, ये वाला सेल, ये वाला सेल, इनको हम कहते हैं ये सेल्स हेलमेट सेल्स या फ्रेगमेंटेड आरबीसीज हम इनको कहते हैं। इस सेल को हम कहते हैं बाइट सेल या ब्लिस्टर सेल, यानी ऐसा लगता है कि आरबीसीज के एक तरफ से एक टुकड़ा रिमूव हुआ हो, तो इसको हम कहते हैं बाइट सेल्स। इस तरह ये सेल्स फ्रेगमेंटेड आरबीसी और हेलमेट सेल्स भी हम इसको कहते हैं। इन सेल्स को अगर हम देखें, ये वाले सेल्स, ये वाले सेल्स, ये वाले सेल्स, तो ये बिल्कुल स्पिरोसाइट्स हैं, इनको हम स्पिरोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस स्पॉट टेस्ट। तो फ्लोरेसेंस स्पॉट टेस्ट इज बेसिकली अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ G6PD डिफिशिएंसी अनीमिया। फ्लोरेसेंस स्पॉट टेस्ट का प्रिंसिपल ये है कि इसके जो रिएजेंट हैं इसमें यूज़ होता है G6PD, NADPH और सपोनिन। ये इसके रिएजेंट में मौजूद होते हैं, G6PD, NADP और सपोनिन। तो हम क्या करते हैं कि हम 100 माइक्रोलीटर ऑफ होल ब्लड आइदर एंटीकोगुलेंट और हेपरिन is added to 100 microliter of mixture of G6PD, NADPH and saponin. Drop of mixture is placed on the piece of filter paper estimated under ultraviolet light of fluorescence. तो हम क्या करते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल है कि जो रिएजेंट है उसमें G6PD है, ग्लूकोज फॉस्फेट होता है, उसमें NADPH भी होता है, NADP भी होता है। तो अगर पेशेंट में G6PD मौजूद है, यानी पेशेंट नॉर्मल है, इंडिविजुअल नॉर्मल है, तो उसमें G6PD डिहाइड्रोजनेज जो है वो कन्वर्ट कर देगा इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। इससे हाइड्रोजन रिमूव होगा और इस हाइड्रोजन को दे देगा NADP को। ये NADP NADPH में कन्वर्ट होगा। तो NADPH अल्ट्रावायलेट लाइट में है, ये फ्लोरेसेंस करता है NADPH, जबकि NADP नहीं करता। तो अगर उसने फ्लोरेसेंस की अंडर अल्ट्रावायलेट रेज, तो इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट G6PD डिफिशिएंसी अनीमिया का पेशेंट नहीं है, उसमें G6PD मौजूद है। लेकिन अगर उसने फ्लोरेसेंस ना की, जैसे हमने कहा कि NADP फ्लोरेसेंस नहीं करता, तो अगर उसने फ्लोरेसेंस ना की तो इसका मतलब ये होगा कि पेशेंट इज़ डिफिशिएंट ऑफ G6PD और ये पेशेंट G6PD डिफिशिएंसी अनीमिया का पेशेंट है। तो दोबारा कि जो रिएजेंट है उसमें 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और NADPH और सपोनिन मौजूद होते हैं। तो अगर एक पेशेंट जिसके आरबीसीज में G6PD डिहाइड्रोजनेज एंजाइम मौजूद है, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हाइड्रोजन रिमूव करके NADP को दे देगा। NADP कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। NADPH अल्ट्रावायलेट रेस में जब हम इसको एग्जामिन करते हैं तो ये फ्लोरेसेंस शो करता है। तो फ्लोरेसेंस का शो करना ये इंडिकेशन है कि इस पेशेंट में G6PD मौजूद हैं और ये पेशेंट या इंडिविजुअल G6PD का पेशेंट नहीं है। लेकिन अगर G6PD यानी NADPH ने फ्लोरेसेंस ना की तो इसका मतलब ये होगा कि पेशेंट इज डिफिशिएंट ऑफ G6PD डिफिशिएंसी अनीमिया। एक और टेस्ट, द टेस्ट कैन बी कैरिड आउट ऑन होल ब्लड स्टोर इन ACD, जो कि ब्लड बैंक का एंटीकोगुलेंट है, पर अप टू 21 डेज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर हम ब्लड को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें लेकिन एंटीकोगुलेंट हम ये यूज़ करें तो ये और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो तो इससे हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये है G6PD डिफिशिएंसी अनीमिया और उसके लैब फाइंडिंग। तो फ्लोरेसेंस स्पॉट टेस्ट इज़ द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर G6PD डिफिशिएंसी अनीमिया। Thank you so much.